बिना लालू के आप हैं क्या? की तरह बैसाखी वाली सरकार नहीं चला रहे हैं। लगातार उनके हाथ कांप रहे थे पटनायक के। यादव वर्सेस ऑल कर दिया उन्होंने। कुशवाहा नेताओं की कब्रबगा हो गई है जदयू। आप राहुल गांधी से भी फिसड्डी फिलहाल नजर आ रहे हैं। दोनों में से किसी गठबंधन में पटनायक नहीं है। पहले बिहार को तो आगे बढ़ा लें, फिर बढ़ेगा देश आगे। ऐसा कौन सा देश भागा जा रहा है? बिना बिहार के देश कैसे आगे बढ़ सकता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचनामा, जहां हम खबरों की चीरफाड़ करते हैं। किसी भी राजनीतिक खबर को अलग अलग एंगल से समझाने की कोशिश करते हैं हमारे संपादक डॉक्टर मन मिश्रा। इस वक्त बिहार की सियासत में सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन ये है कि कौन एनडीए में है, कौन बाहर है, कौन अंदर है, कौन बाहर जाएगा। 4 नाम ऐसे हैं। एक है आरसीपी सिंह, दूसरे हैं पशुपति पारस और उसके बाद चिराग और कुशवाहा। ये कहा जा रहा है बिहार की सियासत में, अभी हम लोग जिस निष्कर्ष पर पहुंचे वो ये है कि आरसीपी और जो पारस हैं वो मजबूरी हैं और चिराग और कुशवाहा जो हैं जरूरी हैं। एक एक करके इस पे बात करेंगे। ये हम निष्कर्ष पे नहीं पहुंच रहे हैं। हम तो ये बात बहुत पहले से जान रहे हैं, लेकिन ये चर्चा दिल्ली के उस लॉबी में हो रही है जहां लगातार इन नेताओं की बैठक लग रही है। अलग अलग दिनों पर अलग अलग नेता जाकर मुलाकात कर रहे हैं और किसी से भी स्पष्ट, मैं यहाँ बोल दूं ये बात, किसी से भी स्पष्ट बातचीत नहीं हो पा रही है भाजपा के थिंक टैंक की। इसके पीछे दरअसल भाजपा की रणनीतियां ही हैं। अब अपनी बात आप रखिए ताकि आगे बता सकें। हाँ, तो सबसे पहला सवाल ये होगा कि आरसीपी सिंह के बारे में आप शुरुआती तौर से बता रहे हैं कि जो भाव उनको मिलना चाहिए था वो बीजेपी के अंदर नहीं मिल रहा है। तो एक पारस है जिसके बारे में ये जिक्र होता है कि कहीं ना कहीं पारस को रखना उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि अगर वो कुछ करेंगे तो गलत मैसेज जाएगा कि भाई गठबंधन के नेता हैं तो उनके साथ बीजेपी जो है गलत करती है। तो आरसीपी और पारस कैसे मजबूरी हैं, इस चीज को थोड़ा एक्सप्लेन करो। पहले हम शुरुआत करते हैं आरसीपी सिंह से। आरसीपी सिंह मजबूरी भाजपा की इसलिए है क्योंकि आरसीपी सिंह यदि वापस चले जाते हैं नीतीश कुमार के पास तो ये भाजपा की बहुत बड़ी सैद्धांतिक हार हो जाएगी। एक व्यक्ति जो आपके साथ था, एक व्यक्ति जिस पर आरोप लगा कि वो आपके लिए पर्दे के पीछे खेल कर रहा था, मोदी के लिए आस्था रखता है, जो आपके कैबिनेट का टॉप 10 परफॉर्मिंग मंत्रियों में से था, जिसे नीतीश कुमार ने केवल इसलिए मंत्री पद से हटने के लिए मजबूर कर दिया और दोबारा राज्यसभा नहीं भेजा, अपना करीबी होते हुए भी कैंसर की तरह इलाज किया गया आरसीपी सिंह का कि मेरे ये हाथ में ही है लेकिन काट के हाथे फेंक देंगे। इस तरीके से जदयू ने किया। इसका कारण क्या हो सकता है? बहुत गुस्सा होगा, बहुत अग्रेशन होगा, कुछ बहुत बुरा पता चला होगा भाजपा को, माफ कीजिए नीतीश कुमार को इनके बारे में। और अगर इतना बड़ा खेल अपने रिस्क पर, राज्यसभा के पार्टी के सब रिस्क पर आरसीपी सिंह खेल रहे थे, तो यदि भाजपा ऐसे खिलाड़ी को, ऐसे सैनिक को स्थान नहीं देगी, सम्मान नहीं देगी, तो आप मुझे बताइए कौन उनके लिए भाजपा के लिए रणनीति का हिस्सा बनेगा? फिर कौन सिंधे बनेगा? फिर कौन आरसीपी बनेगा? यही तो लिखा जाएगा इतिहास में ना कि आरसीपी और सिंधे बनने का मतलब है बलि का बकरा बनना। और आरसीपी सिंह इसीलिए बहुत जरूरी है। एक और बात है, आरसीपी सिंह उस जातीय समीकरण से आते हैं जिसको भाजपा को साधना है। भाजपा नीतीश कुमार की जाति के ही नेता को और उनके करीबी नेता को, कुर्मी समाज के नेता को यदि अपने पाले में कर ले और वो ये एहसास कराए कि नीतीश का करीबी होने के बावजूद नीतीश ने इन्हें भी धोखा दे दिया, तो ये चुनाव में काम आएगा। कुर्मी नेताओं के बीच, कुर्मी लोगों के बीच ये मैसेज जाएगा कि जान लीजिए ये खेला अपनी जात के साथ भी खेल देते हैं, तो आपके कैसे होंगे? फिर ये बताया जाएगा कि वो अब कुर्मी लवकुश की नहीं भूमिहारों की पार्टी हो गई है। बिल्कुल मैसेज दिया जा सकता है। देखिए, आरसीपी सिंह को भाजपा ठंडा के खिलाना चाहती है, कोई भी चीज घर में नहीं देना चाहती है, क्योंकि इसका कारण है क्योंकि आरसीपी की राजनीति भी थोड़ी ठंडी सी है। वो ठंडे तरीके से ही फैसला लेते हैं। आईएएस आईपीएस ऑफिसरों वाला एक जो रहा है टेम्परामेंट वो रहा है। कहा है ना कि आईपीएस से जो आता है वो उसका टेम्परामेंट हाई होता है, जो आईएएस से आता है उसका टेम्परामेंट थोड़ा अलग होता है। तो अलग बात है। वही लिपि सिंह को देखिए, उनका टेम्परामेंट हाई रहता है, पटना से वहां तक रखे देती हैं बड़े बड़े तथा कथित मतलब बाहुबलियों को। अब आरसीपी सिंह का तो गेम इतना दूर तक पहुंच गया कि आने वाले 10 दिनों में वो भाजपा में एंट्री करने जा रहे हैं फाइनली। और जैसा कि पशुपति पारस ने कहा था कि मैं बिना शर्त के साथ भाजपा का समर्थन कर रहा हूं, उस तरीके से आरसीपी सिंह भी अब भाजपा के बैंड वैगन पर बैठना चाहते हैं। और जो डिप्लोमेटिक
एक अप्रोच अब तक आरसीपी सिंह का रहा है और उसका फायदा जदयू को मिलता रहा है, उसी डिप्लोमेटिक कैलिबर का आरसीपी सिंह के फायदा उठाएगी भाजपा इस चुनाव भर में। रणनीतिकार के तौर पर आपको दिख सकते हैं। मतलब आप ये क्या कर रहे हैं कि रणनीतिकार के तौर पे उनका इस्तेमाल होगा, तो क्या पॉलिटिकली प्रॉफिट क्या करें आप, वो नहीं मिलने वाला? मिलेगा मतलब राज्यसभा जा सकते हैं, राज्यसभा भेज दिए जाएंगे तो वो निश्चित हो जाएंगे। फिर वो भाजपा के लिए सारी बिहार की राजनीतिक जो 40 सीट है, जिसपे उन्होंने खुद ही पिछली बार सीट दिया था, वो टिकट दिया था लोगों को, तो जदयू के जिन लोगों को टिकट उन्होंने खुद दिया था, उनको नहीं पता है कि उनको कैसे हराया जा सकता है जी। ये बहुत आसान रणनीति है, भाजपा समझ चुकी है। ठीक है, चलिए, इसलिए ये मजबूरी है भाजपा की। बात ये बात लगभग स्पष्ट हो गई कि आरसीपी सिंह क्यों है बीजेपी की मजबूरी। अब पारस बीजेपी की मजबूरी क्यों है? क्यों पारस कहा जाता है कि पारस जी को साइड करके चिराग को अगर वो ले लेते हैं तो पासवान का वोट बैंक आ जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं ये मजबूरी क्यों है? ये मैं बता दूं, तो ये बहुत बड़ी मजबूरी है पशुपति पारस। सबसे बड़ा मजबूरी तो ये है कि अगर पशुपति पारस आज चले जाते हैं भाजपा को छोड़ के, तो भाजपा को कहा जाएगा कि निर्वंश हो गया, अकेला हो गया, कोई नमलेवा नहीं बचा, कोई सहयोगी साथी नहीं बचा। ऑफिशियल आज भी भाजपा का एकमात्र सहयोगी है RLJP, पशुपति पारस की पार्टी, जो 5 सांसदों के साथ समर्थन कर रही है भाजपा का केंद्र में। अब आप ये बताइए कि क्या आप अखबारों में ये हेडलाइन देखना चाहते हैं एक भाजपा नेता के तौर पर कि भाजपा को एक और दल ने छोड़ा, भाजपा बिल्कुल हुई अकेली, भाजपा को अकेले पड़ गई 7 दलों के गठबंधन के सामने, पशुपति पारस ने भी छोड़ दिया भाजपा का साथ, एक और दल फरार भाजपा को छोड़कर, और नहीं देखना चाहेंगे। और खासकर तब जब मुझे दिमाग में आ रहा है कि जब 2024 के लोकसभा चुनाव बता रहा है कि बीजेपी को क्लियर मैंडेट नहीं मिलने जा रहा है, विपक्षी सहयोगी दल की जरूरत पड़ेगी। तो अगर ऐसा करेगी तो आने के बाद होगा कि बीजेपी किसी का होगा नहीं, तो सारे उनके विपक्ष में ही रहेंगे, साथ जाना नहीं चाहेगा। आप जिस चीज को बहुत फैंसी तरीके से बोल रहे हैं, मैं उसे बहुत आसान तरीके से बोलता हूँ, ना मामा से काना मामा बढ़िया। यही कहावत सूट करता है पशुपति पारस, ना चाचा से काना चाचा मैंने बढ़िया। मतलब किसी को मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, लेकिन ये है, ये फैक्ट है। पशुपति पारस कितने इंपॉर्टेंट है भाजपा के लिए, कितनी बड़ी मजबूरी है। समझिए कि अगर चिराग पासवान को बिहार में स्पेस देती है उपचुनाव में, तो वो भी तो वहां मौजूद थे, तो उनको अलग से स्पेस देना पड़ता है कर्नाटक के चुनाव में। भाजपा अच्छे से जानती है कि कर्नाटक के दलित पशुपति पारस के कहने पर वोट नहीं देंगे। बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है पशुपति पारस वहां, चिराग भी बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी भाजपा ने कोरम पूरा करने के लिए, चूंकि वो मोदी मंत्रिमंडल में है और उनकी आस्था बहुत प्रगाढ़ तरीके से मोदी के प्रति है, तो वो भाजपा, देखिए, यू कांट फिक्स समथिंग दैट इज नॉट ब्रोकन। अगर कुछ टूटा ही नहीं है तो आप उसमें बनाइएगा क्या? तो पशुपति पारस तो बहुत बड़े आपके लिए सिरदर्द नहीं है, उनके सांसद हो सकते हैं, तो उनके सांसद अगर भाग गया तो ये भाजपा के लिए एसेट लिएबिलिटी वाला नियम होगा। हाँ, कि मेरी कोई गलती नहीं है, अच्छा ही चले, हमने कुछ नहीं किया है, आप 3 सीट लीजिए, 3 सांसद है, 3 को लीजिए, जाइए अपना, कोई दिक्कत नहीं है। यही कहीं ना कहीं रणनीति है, और इसी रणनीति पर काम करके पशुपति पारस को भाजपा चेक और बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। भाजपा के लिए पशुपति पारस बहुत बड़ी मजबूरी इसलिए भी है क्योंकि बिहार में एकमात्र सहयोगी, बिहार में अपने सहयोगियों में से एकमात्र मंत्री, बिहार में एकमात्र सहयोगी जिसके पास एक्टिव रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट है, और एकमात्र नाजीर एग्जाम्पल जो ये सहयोगी कहता है कि नहीं, मैं भाजपा के साथ पूरे मैंने मरते दम तक भाजपा की हर शर्त के साथ। ये लग रहा है कि पारस ये मोरल प्रेशर दे रहे हैं, हाँ, इतना कर दें कि आप हमारे साथ कुछ भी ऐसा कर ही ना पाए। भाजपा इसे एग्जाम्पल बनाना चाहती है कि कल मुकेश सहनी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, RCP सिंह, पृथ्वी माली, सहज जो भी हूँ, माझी ही हूँ, इन सब को इसी मतलब समझ रहे। कल ही आपने देखा होगा कि कोरोनेशन सेरेमनी हो रहा था इंग्लैंड में, वहाँ के किंग चार्ल्स का, आपने देखा था ना? तो आपने देखा होगा कि उसमें जिस तरीके का व्यवस्था था, वहाँ कार्यक्रम हो रहा था, उसी तरीके का ड्रेस पहन के भी जाना पड़ता है। तो अगर NDA में आना है तो इसी तरीके से, इसी कलेवर में, इसी अदब से आना होगा। ये एग्जाम्पल सेट कर दिया गया है पशुपति पारस के माध्यम से। चलिए, अब मजबूरी की तो बात हो गई कि कैसे चाहे पशुपति पारस हो या RCP सिंह है, वो बीजेपी के लिए मजबूरी है जी। अब है कि जरूरी है चिराग पासवान कुशवाहा,
सबसे पहले कुशवाहा की बात कर लेते हैं। देख, कुशवाहा तो बहुत बड़ी जरूरत है ना, कुशवाहा से बड़ा तो जरूरत भाजपा के लिए है ही नहीं है। कुशवाहा मतलब क्या, उस जाति की बात कर रहे हैं या नेता उपेंद्र कुशवाहा की बात? पहले मैं कुशवाहा जाति की बात कर रहा हूँ, अच्छा, फिर मैं उपेंद्र कुशवाहा की बात करूंगा। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने राजनीतिक करियर में कई बार छलांग मारे हैं। ही हैज टेकन नंबर ऑफ लीप ऑफ फेथ, लेकिन उनके आज तक लीप ऑफ फेथ में किसी में भी उनको भगवान नहीं मिले हैं। हर बार आंख मूंद के कूदे हैं और हर बार जमीन पे गिरे हैं। और इस बार तो उन्होंने समझा दिया कि क्यों कूदे थे। नीतीश में आस्था नहीं थी, नीतीश को में भरोसा करके नहीं आए थे। जात में भरोसा था, समाज में भरोसा था, लौकुश में भरोसा था, बेटी रोटी का रिश्ता दोनों जातियों में होता है, इस पर भरोसा था कि यदि इन जातियों को एकजुट करके एक मंच पर बिठा देंगे तो ये वोट टूट कर नहीं जाएगा अलग अलग। आज भी कुशवाहा समाज के सबसे ज्यादा विधायक अगर किसी पार्टी से हैं तो वो राजद से, इस बात को भूलना नहीं चाहिए। राजद में उपेंद्र कुशवाहा हैं, राजद में नीतीश कुमार हैं, राजद में सम्राट चौधरी हैं। तो ये चैलेंज है सबके लिए कि आप ओबीसी के भ्रम को तोड़िए, और उपेंद्र कुशवाहा ने इसी भ्रम को तोड़ दिया है। मैं आपको स्पष्ट बोलता हूं, इस चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा के बयान से बड़ा बयान कोई माई काला नहीं दे सकता है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं। शोषित वही है, शोषक बदल गए हैं। यादव वर्सेस ऑल कर दिया उन्होंने ये बयान दिया तो ओबीसी ही ओबीसी के खिलाफ लड़ने लगा कि मेरे हक को किसी और नहीं मारा बल्कि यादव जी ने मारा, कुर्मी ने मारा। कैसे मारा? 13 साल 15 साल ये, 15 साल 17 साल ये, 33 साल इन दोनों ने शासन किया। और भाजपा ने कितनी आसानी से इस प्रोडक्ट को खरीदा। गिरिराज सिंह ने ये बयान दे दिया, अमित शाह ने ये बयान दे दिया, नित्यानंद राय लगातार ये बयान दे रहे हैं। मतलब स्पष्ट है, उपेंद्र कुशवाहा ने चुनाव जिताने का वो हथियार दे दिया जो 2015 में लालू यादव ने मोहन भागवत के बयान पर, आरक्षण पर दिया था। और अब ये जो आरक्षण के विदिन आरक्षण, इस पर जो बयान दे दिया है उपेंद्र कुशवाहा ने, ये भाजपा को ये चुनाव जिताकर रहेगा अगर सही पत्ते खेले जाए तो। उपेंद्र कुशवाहा की जो जाति है, इसका वोट बैंक बिहार में बड़ा है, यादवों से थोड़ा ही कम कहा जाता है कुशवाहा को। और इस वोट बैंक को अगर उपेंद्र कुशवाहा के माध्यम से, सम्राट चौधरी के माध्यम से भाजपा सफल रहती, जैसे कि लग रहा है, उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी दोनों से कुशवाहा जोड़ रहे हैं। ऐसे कुशवाहा जो कहीं जाके सल्टिंग में बैठ गए थे, उनको भी देख रहा हूँ साथ में जुड़ते हुए। मतलब इन दोनों ने एक लैंडस्लाइड तो कर दिया है। अब उसका फायदा भाजपा को उठाना है। नीचे कास्केट ले खड़ा रही तब ना गिरेगा सब फल आपके पास, तो कहीं और गिर जाएगा। और यही भाजपा को कहीं ना कहीं करना है, इसलिए बहुत बड़ी जरूरत है भाजपा की। ये मजबूरी नहीं है, ये जरूरी है। जरूरी। अगर उपेंद्र कुशवाहा रहेंगे तो नीतीश कुमार को लगातार धोखेबाज भाई बोलने वाला कोई होगा। कोई अगर उपेंद्र कुशवाहा रहेंगे किसी मंच पर तो वो जितने भी नीतीश के कोर वोटर्स हैं उनको डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करके कह सकते हैं कि अरे देखे ना मेरे साथ क्या हुआ। ये बता पाएंगे कि अब जेडीयू लव कुश की पार्टी नहीं रही। कुशवाहा नेताओं की कब्रबगाह हो गई है जदयू, ये कहेंगे जी। तो कुशवाहा वोट बैंक को आराम से तोड़ सकते हैं। सम्राट चौधरी इधर उपेंद्र कुशवाहा सामने खड़े होंगे। निश्चित तौर पर दोनों में कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है, दोनों नेताओं में कोई कन्फ्रंटेशन होता। कुशवाहा भी अपना हक तो मांगे रहे थे नीतीश कुमार से। निश्चित तौर पर देखिए, सबको पता है कि उपेंद्र कुशवाहा ही कुशवाहा समाज के नेता हैं। सम्राट चौधरी भाजपा द्वारा एक कुशवाहा समाज को दिया गया तोहफा है। ये बात वो अच्छे से समझ रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं चिराग पासवान की। चिराग पासवान, देखिए यहाँ एक और बात मैं बोल दूं जी। कुशवाहा समाज को एक बात समझना भी होगा यहाँ कि ऐसा ही तोहफा यादव समाज को मिला था। और जब भाजपा को रिटर्न गिफ्ट नहीं मिला तो भाजपा ने उस तोहफे को छीन लिया। मतलब कि उनको खींच के पीछे किया। राम कृपाल का मंत्री पद से हटना, यहाँ बिहार से भूपेंद्र यादव का छुट्टी, नित्यानंद राय का छोटा करना, ये सब यादव समाज को भाजपा का द्वारा छीना गया रिटर्न गिफ्ट है। तो यादव समाज को जो गिफ्ट मिला उसको तो बहुत लेके खुश नहीं रहा, उसने उस गिफ्ट को लिया और वोट दे दिया तेजस्वी को। तो अब कहीं ना कहीं कुशवाहा समाज के पास मौका है कि जो यादव समाज उसको नहीं ग्रसित कर पाया लगातार, उसको ग्रसित करते रहना है। तो कहीं ना कहीं आपको रिटर्न गिफ्ट भाजपा को देना पड़ेगा। भाजपा साफ कर रही है ये। हाँ, चलिए अब बात करते हैं चिराग पासवान की। कैसे वो एकदम जरूरत है भाजपा की, मजबूरी नहीं है। देखिए, चिराग पासवान हैज वॉर्न ऑफ पोकर फेस। उसको कहा था कि ताश खेलते समय आप जब पत्ते आपके कमजोर हो, अच्छे हो, तो चेहरे पर नहीं दिखना चाहिए। चेहरे पर दिख गया तो सामने वाला दे कैन सी थ्रू योर ब्लफ, और फिर आप जीत नहीं पाइएगा। ये दिक्कत है। और वही ब्लफ जब आप कर लेते हैं अच्छे से, कमजोर पत्तों पर भी आप
पूरी बाजी जीत सकते हैं, पोकर का यही नियम है। और चिराग पासवान ने एक भी सांसद नहीं, एक भी विधायक नहीं, एक सांसद में तो खुद है, लेकिन ये पार्टी कितनी महत्वपूर्ण है भाजपा के लिए, ये कालांतर में आप जरा समझ लीजिए। भाजपा ने कहीं ना कहीं ये पैच टेस्ट भी कर लिया तारापुर के स्थान में, नीतीश साथ थे, और कहीं ना कहीं ये जब लग रहा था भाजपा को कि नीतीश साथ हैं और चिराग अलग जा रहे हैं, तो चिराग अगर हमारे खिलाफ हो जाए, पिछले चुनाव में तो थे नहीं, नीतीश के खिलाफ थे, अगर हमारे खिलाफ हो जाए तो इसका फायदा नुकसान क्या हमें होगा। इसी का कहीं ना कहीं जो फायदा नुकसान है वो समझने के लिए तारापुर स्थान में भाजपा ने खुद से अलग किया। नीतीश जिस तरीके से उस दोनों चुनाव में वोट लेकर आए चिराग पासवान और कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन किया, इससे कहीं ना कहीं भाजपा को रियलाइज, जो उनका 5-6% कम से कम वोट बैंक है वो मिलता रहा। जो दावा चिराग पासवान ने किया था चुनाव के बाद कि मेरा इतना वोट है, वो मैं हर विधानसभा में लेकर आ रहा हूँ, वो वहां से भी लेकर वो आए। तो इसमें अगर भाजपा का वोट बैंक जोड़ दिया जाए तो नीतीश की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना। भाजपा यहाँ ये कैलकुलेट करी थी, क्योंकि भाजपा के पास लगातार, और भाजपा भी लगातार इसीलिए तेजस्वी चिराग पासवान से दोस्ती बढ़ाना शुरू कर दी थी। और आप जरा समझिए इस टाइमलाइन को, इस क्रोनोलॉजी को समझिए, किस तरीके से भाजपा चिराग पासवान के मकान को खाली कराती है। उस समय लगता है कि रिश्ता टूटने लगा। बिहार आने के बाद चिराग पासवान का भी पहला बयान भाजपा के खिलाफ जाता है, फिर धीरे धीरे वहां से परिस्थितियां बदलती हैं। नीतीश अलग होते ही भाजपा सीधे कहती है अब तो चिराग पासवान का वापसी हो जाना चाहिए। किसने कहा था? मुजफ्फरपुर के सांसद ने कहा था कि चिराग पासवान को वापस आ जाना चाहिए, अब हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए चिराग पासवान को। इसके तुरंत बाद जो उपचुनाव होता है उसमें चिराग पासवान को सीधे भाजपा रोप इन करके लाती है कि हमारे साथ चिराग पासवान चुनाव प्रचार करेंगे स्टार प्रचारक के तौर पर। पशुपतिवास को बड़ा झटका लगता है, उन्हें नहीं उम्मीद थी कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा होता है। और उसके बाद फिर क्रोनोलॉजी समझिए, लगातार चिराग पासवान कार्यक्रमों को फिर से शुरू कर देते हैं राजनीतिक, और फिर एक मंच से अमित शाह के सामने ही सुशील मोदी कह देते हैं कि अब तो चिराग पासवान हमारे साथ हैं और उपेंद्र कुशवाहा भी हमारे साथ आ रहे हैं। ये साबित क्या करता है? ये साबित करता है कि इस दोनों वोट बैंक में भाजपा को बिहार का वो कंपनसेशन दिख रहा है जो नीतीश के जाने की वजह से भाजपा को झेलना पड़ता है। नीतीश कितना परसेंट लेके जाएंगे? जाइए, हम कुशवाहा का 10% वोट ले लेंगे, 8%, 10%, हम चिराग का 8-10% वोट ले लेंगे, 20% कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, कंपनसेट कर लेंगे यहाँ से। आप जाइए लेके जितना जाना है। अरे आपके पास इतना बड़ा वोट बैंक होता तो आप तीसरे नंबर की पार्टी बिहार में थोड़े बनते हैं। और यही कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भाजपा का रिफ्लेक्ट हो रहा है नीतीश कुमार को वापस नहीं लाने को लेकर कोई भी प्रयास करने को देखकर। और भाजपा नीतीश कुमार को छोड़ दिए, जाइए आप राहुल गांधी से भी फिसड्डी फिलहाल नजर आ रहे हैं। कैसे पटनायक ने आपको पटकनी दे दी? आप कैसे पहुंच गए? बिना लालू के आप हैं क्या? लालू यादव के बिना आपको कौन नेता मानता है? कौन विपक्ष का नेता आपसे मिलना चाहता है? मिल भी लेता है तो जिस तरीके से आज बेइज्जती कर दी गई, कोई कहेगा नहीं। अब पोसुआ लोग तो बिल्कुल नहीं कहेगा, पोसुआ लोग इसको भी नीतीश कुमार का जीत बताएगा। लेकिन नीतीश जानते हैं, क्योंकि नीतीश ने जब वहां खड़ा होकर बात कह दी, पीछे का भाव भंगिमा देखिए आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, देखिए किस तरह से रा और ला कर रहे हैं। देखिए उन लोगों का झा और ला जो कर रहे हैं पीछे, वो देखिए आप क्या कर रहे हैं। दोनों नीतीश कुमार को निर्देशित कर रहे हैं। ये वाला थोड़ी विषय है, ये विषय थोड़ी यहाँ पूछना चाहिए। पत्रकारों को समझा रहे हैं, नीतीश कुमार बोलना चाह रहे हैं और नीतीश कुमार को रोकने के लिए आ रहे हैं। लास्ट में नीतीश कुमार ने के एक सहयोगी को बुलाया गया, आप नीतीश कुमार के पीछे खड़ा होइए, और वो बेचारा जब खड़ा होता है तो मुंडी नीचे करके खड़ा होता है। 20 साल हुआ है सजा। नीतीश कुमार को इनपुट्स दे रहे हैं कि नीतीश डिफेंड कर सके अपने आप को, क्योंकि नीतीश कुमार को इनके हिसाब से उस टॉपिक पर चर्चा वहां नहीं करनी चाहिए थी। तो कहाँ चर्चा करें? कि लंच करने आए थे, बिहार में खाना बढ़िया नहीं मिलता है। तो आप वही कर रहे हैं ना भाई कि हम विपक्षी पार्टी को एकजुट कर रहे हैं। और पटनायक भी कहते कि हम लंच पर मिलने आए थे। अरे ऐसा कौन सा शाही डिश उड़ीसा में बनता है भाई? लिट्टी चोखा से भी बढ़िया बनता है, दाल भात से भी बढ़िया बनता है। यहाँ की मिठाइयाँ, यहाँ का आम आप भिजवाते हैं, लीची भिजवाते हैं बाहर, आप खाने आते हैं उड़ीसा। नीतीश कुमार मतलब आज तक अपने राजनीतिक कार्य में कितनी बार उड़ीसा गए? उन्होंने कह दिया कि बहुत पुराने हमारे दोस्त हैं। दोस्त होते तो ये कोल्ड वाइफ नहीं देते जिस तरीके से पटनायक ने दे दिया। एक बार हिंदी में भी जवाब देना उचित नहीं समझा उन्होंने। लगातार उनके हाथ कांप रहे थे पटनायक के। नहीं पूछना है किसी भी पत्रकार को लेके आए पटना से तो पूछने मत देना, हम नहीं देंगे जवाब। कोई पॉलिटिकल नहीं। किसका दबाव है? किस बात का डर है? दोनों में से किसी गठबंधन में पटनायक नहीं है।
और आपकी तरह बैसाखी वाली सरकार नहीं चला रहे हैं, ये बात भी जानकर चलिए। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार यदि ये सोचते, खैर तो हम तो बधाई हमेशा लगातार दे रहे हैं कि नीतीश कुमार और आगे बढ़े, पहले बिहार को तो बढ़ा ले आगे, पहले बिहार को तो आगे बढ़ा लें, फिर बढ़ेगा देश आगे। ऐसा कौन सा देश भागा जा रहा है? बिना बिहार के देश कैसे आगे बढ़ सकता है? बढ़ाइए ना बिहार को। बिहार में नरेंद्र मोदी नहीं काम करना चाहते हैं, अमित शाह नहीं काम करना चाहते हैं, भाजपा के नेतृत्व करता काम नहीं करना चाहते, आपको मिला है, आप करिए ना बिहार में काम। नहीं हो पा रहा है। खैर विषयांतर हो रहा था। चिराग पासवान भाजपा के लिए बहुत जरूरी है, इस बात को कागज में लिखकर भी मैंने देने की जरूरत नहीं है। ये डायरेक्ट मतलब रिफ्लेक्ट हो रहा है भाजपा के एक्शंस में, चिराग पासवान के पेशेंस में। चिराग आराम से बैठे हुए हैं, उन्हें पता है जो चीजें दिख रही हैं कि उन्होंने मान लिया है खुद को नेता। एट टाइम्स यू कैन सी कि चिराग पासवान डाउन लगते हैं, तो वो होता है। अब जैसे बेंगलोर चले जाएंगे चचा, तो सवाल तो पूछेंगे पत्रकार, और जब इन सवालों पे वो अच्छे से जानते हैं कि बेंगलोर जाकर चिराग पासवान या क्या भगवान स्वयं भाजपा को जिता नहीं सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा उनके लिए मैंने मुद्दा नहीं है। लेकिन चूंकि कंपैरेटिव एनालिसिस जब आप करते हैं तो हल्के पड़ जाते हैं वहाँ, तो वहाँ बोलना पड़ता है, वहाँ थोड़ी बॉडी लैंग्वेज हल्की होती है। लेकिन ओवरऑल चिराग पासवान का बॉडी लैंग्वेज ये बता रहा है कि उन्हें अच्छे से पता है कि भाजपा के घर में आंगन कितना टेढ़ा है और डांस कैसे करना है। वो अच्छे से जानते हैं कि भाजपा खुद इनके पास आएगी लेकर कि ठीक है 2 नहीं 5 ले लीजिए, ये अच्छे से जानते हैं। और तब नेगोशिएशन क्या होगा, तब पे हमारी नजर रहेगी। फिलहाल ये स्थापित होता है 2 मजबूरी 2 जरूरी। तो पंचनामा के खास कार्यक्रम में आपने समझ लिया होगा कि कैसे पारस और आरसीपी उनकी मजबूरी है और चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा उनके लिए जरूरी है। एक विस्तृत विश्लेषण था। आपको हमारी बातचीत कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देखते रहें पंचनामा। बहुत बहुत धन्यवाद।